बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear students and respectable parents, अस्सलामु अलैकुम। इंग्लिश ए की प्रीवियस लेक्चर्स की रीडिंग, बुक वर्क और उससे रिलेटेड तमाम काम आप तक पहुंच गया, आपने मुकम्मल किया और मैं उम्मीद करती हूं कि आपने उसको याद भी किया होगा। इस दौरान आपका इंग्लिश बी का एक लेक्चर आप तक पहुंच चुका है जो आपको PDF नोट्स के ज़रिए पहले ही भेजा जा चुका था। आज दोबारा मैं इंग्लिश ए के लेसन नंबर 6 की रीडिंग, बुक वर्क और बाकी काम मुकम्मल करवाऊंगी। इससे मुतल्लिक़ आपका क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस आप तक PDF नोट्स के ज़रिए पहले ही पहुंच चुका है। Today we are going to complete its reading with Urdu translation and related book work. So my dear students, hopefully you have revised my 3 main points which are very important before listening and watching this video. Number 1, please do have your stationery along with your related notes. Number 2, isolation. Try to isolate in a quiet room, quiet place with your parents, your guardians. Number 3, try to pay attention over this lecture. Sorry. Now let's start reading. Before starting this lecture, I would like to define the title of this lesson. Pollution. Pollution का मतलब उर्दू में आलूदगी है। अब चूँकि अगरचे आप बड़े हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज चाहे वो उर्दू के हैं चाहे वो इंग्लिश के हैं आपके लिए नए हैं, तो आलूदगी का क्या मतलब है? आलूदगी का सिंपल मतलब मैं आपको ये बताती हूँ कि कोई चीज़ जो खालिस हालत में हो, कुदरती हालत में हो, उसमें कुछ ऐसे अनासर और जुज़ियात शामिल हो जाएं जो उसकी असलियत, जो उसके कुदरतीपन को ख़राब कर दें, कंटेमिनेट कर दें, उसको स्पॉइल कर दें, तो वो पोल्यूशन कहलाता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बेबहा नेमतें पैदा की। पानी, हवा, एनवायरनमेंट यानी माहौल, इर्द गिर्द की चीज़ें जो कुदरती साख्त पर मबनी हैं, वो तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की बेहतरी के लिए ये सब कुछ पैदा किया, लेकिन इंसान ने मशीनी ईजादात, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने, मशीनी ईजादात की वजह से और जल्द अज जल्द इस पूरी दुनिया पर अपना कब्ज़ा जमाने की गर्ज से जो ईजादात की, जो दरियाफ़तें हुई मुख्तलिफ़ चीज़ों की, उनसे निकलने वाले केमिकल्स, उनसे निकलने वाले ऐसे ख़तरनाक जुज़ियात इन कुदरती चीज़ों को ख़राब करते गए। और हुआ क्या कि जो कुदरत ने हमारे लिए चीज़ें बनाई थीं और आज तक वो मौजूद हैं, उनमें इस तरह की गलत चीज़ें शामिल हो गई जो उसमें रहने वाले जानवर, इंसान या पौधे, तीनों तरह की जानदारों के लिए ख़तरनाक साबित हुए। आज इस लेसन में आपको मुख्तलिफ़ तरह के पोल्यूशंस बारे बताया जाएगा। अब काइंड्स ऑफ पोल्यूशन भी डिस्कस की जाएंगी, वजूहात भी डिस्कस की जाएंगी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर हम अपनी ज़ात से शुरू करें तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इस लेसन को समझ पाएंगे। अपनी ज़ात से शुरू करने का मकसद माय डियर स्टूडेंट्स ये है
कि अगर हम ये सोचें कि अपना घर साफ़ करने के बाद अपने घर का वेस्टेज, अपने घर का रबिश, अपने घर का पानी जो हम गाड़ियाँ धोते हैं, जो हम गैराज धोते हैं, जो हम सहन धोते हैं, उसको बाहर अगर हम सड़क पे फेंक देंगे तो हमने अपना घर साफ़ कर लिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर आप अपने घर को साफ़ करने के बाद अपना कूड़ा करकट या इस्तेमाल शुदा पानी सड़कों पर फेंक देंगे और आने जाने वाले पेडेस्ट्रियंस के लिए, राह चलने वालों के लिए, नमाजियों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, तो उस सफाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिविक सेंस नहीं है, शहरी शऊर नहीं है। यही वजह है कि लोग समझते हैं कि जी बस सिर्फ घर साफ़ करना इम्पॉर्टेंट है, बाकी हमारी स्ट्रीट्स, बाकी हमारी रोड्स और इससे मुतल्लिका हमारे एनवायरनमेंट, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो कोई ऐसी जगह हो, पब्लिक प्लेस हो, उसकी सफाई हमारे ज़िम्मा नहीं है। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं कि जी हम तो यहाँ थोड़े अरसे के लिए आए हैं, हमारे एक या दो चीज़ों के फैलाने से या गंदगी फैलाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर गंदगी मौजूद है। रिमेंबर, आपका लेसन क्लास 6 में एक लेसन था, आपने पढ़ा था, जिसमें ट्रैश को और दूसरे सिविक सेंस के बारे में बताया हुआ था कि जब आप फेंकते हैं तो ये आपका सिविक सेंस नहीं कहलाता। ठीक है, सराउंडेड बाय ट्रैश, याद आ गया आपको? ये वही लेसन है, लेकिन इसमें स्पेसिफ़िक जो प्रॉब्लम है विच हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, पोल्यूशन हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। ये सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये बैनुल अक़वामी यानी तमाम ममालिक से रिलेटेड प्रॉब्लम बन चुकी है। अब मसला ये है कि साइंसदान इस फ़िक्र में हैं कि किस तरीके से इस पर काबू पाया जाए। जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी रेमेडीज़ भी मौजूद होती हैं, लेकिन समझने की बहुत ज़रूरत है। ये लेसन सुनने और इसकी रीडिंग सुनने से पहले आप अपने माइंड को मेकअप कीजिए कि जो आप इसमें पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। इसमें कोई भी ऐसी कहानी नहीं है या कोई फ़र्ज़ी बात नहीं है, जो कुछ है सच्चाई पर मबनी है। तो आपने इस लेसन को अपने दिमाग में बिठाकर इससे पॉजिटिव असर लेना है, ताकि आपके माइंड पर जो एक असर पैदा हो चुका है एक माशरे में रह कर कि सिर्फ़ अपनी ज़ातियात पर मबनी हर चीज़ आप देखते हैं, हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल इस मसले को किस तरीके से, अगर हम मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सकते, तो इसका कुछ हिस्सा कैसे ख़त्म किया जा सकता है। होल्ड योर लेड पेंसिल्स इन योर हैंड, ओपन योर बुक, पेज नंबर 66, पोल्यूशन, आलूदगी। पैराग्राफिंग हुई हुई है, इसमें जो आपको सर्कल्स में नंबरिंग नज़र आ रही है, दीज आर पैराग्राफ्स। और नंबर 1, पुट योर फिंगर ऑन द प्रॉपर वर्ड। पोल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू एयर, वाटर और लैंड which adversely alters the natural quality of environment। आपको मालूम है कि मैं क्लास में कैसे रीडिंग करवाती हूँ। मैं बहुत लंबे सेंटेंसेस की एकदम से ट्रांसलेशन नहीं करवाती, मैं उनको ब्रेक कर देती हूँ, तोड़ देती हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अब यहाँ मैंने अगरचे पूरे सेंटेंस की रीडिंग करती है, लेकिन मैं इसको तोड़ तोड़ कर आपको रीड आउट करके बताऊँगी विद उर्दू ट्रांसलेशन। पोल्यूशन इज़ द एडिशन। पोल्यूशन एक इजाफ़ा है ऑफ एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऐसे अनासिर या जुज़ियात का, टू एयर हवा में, वाटर पानी में, और लैंड ज़मीन में, विच एडवर्सली आल्टर्स जो मनफी तब्दीलियाँ लाते हैं, किसमें? द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल की कुदरती जो ख़ासियत है उसमें। यानी आलूदगी एक ऐसे अनासिर का इजाफ़ा है, या एक ना कहें बल्कि आलूदगी ऐसे अनासिर और जुज़ियात का इजाफ़ा है हवा,
पानी और ज़मीन में जो मनफी तब्दीलियाँ लाते हैं माहौल के कुदरतीपन में। Pollution is a serious problem of modern age. आलूदगी जदीद ज़माने का एक बहुत संगीन मसला है, सीरियस संगीन। With rapidly increasing industries, तेज़ी से बढ़ती हुई सनतों की वजह से स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में, द प्रॉब्लम इज़ ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड। ये मसला बहुत बड़े हुजम का है। मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा पैमाना, बहुत बड़ा हुजम। अब इस पैराग्राफ को मैं आपको बहुत आसान तरीके से ब्रीफ़ करती हूँ। अब वो ये कह रहे हैं कि आलूदगी दरअसल ऐसे अनासर और जुज़ियात का इजाफ़ा है हवा, पानी और ज़मीन में जो मुस्बत या नहीं बल्कि मनफी तब्दीलियाँ पैदा करते हैं माहौल के कुदरती होने पर। अब ये मसला जो है ये आजकल की जदीद जो साइंटिफिक पैदावार कह लें, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, मॉडर्न एज का क्या मतलब है? जदीद दौर। अब मॉडर्न क्यों कहा, जदीद क्यों कहा? क्योंकि आजकल हर चीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी पर बेस करती है। आपकी हर ईजाद के पीछे साइंस और टेक्नोलॉजी का हाथ है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह का मीडिया हो। हमारे आजकल के दौर में हर चीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना यानी मॉडर्न एज का सबसे बड़ा संगीन मसला हो गया है। रैपिडली का मतलब है तेज़ी से सनतों के इजाफ़े ने ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तरक्की पजीर? दो तरह के ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर। तरक्की याफ्ता को डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, ठीक है, और दूसरा है इसका जो मैंने अभी वर्ड बोला तरक्की पजीर। फ़र्क बताती चलूँ। तरक्की याफ्ता का मतलब होता है वो ममालिक जो तरक्की हासिल कर चुके हैं यानी सेल्फ़ डिपेंडेंट हैं, अपने ऊपर इन्हिसार करते हैं, अपने कंट्री के ऊपर, अपने मादनियात, अपने वसाइल के ऊपर इन्हिसार करते हैं। ऐसे ममालिक को तरक्की याफ्ता ममालिक कहा जाता है। और जो दूसरे ममालिक हैं जिनकी अभी तरक्की जारी है और वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं हैं अपने ऊपर, बल्कि वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट भी नहीं हैं और इंडिपेंडेंट भी नहीं हैं, यानी मुकम्मल तौर पर हर चीज़ के लिए वो दूसरे ममालिक पर इन्हिसार नहीं कर रहे हैं, ना ही वो अपने मुल्क पर मुकम्मल इन्हिसार कर रहे हैं। यानी कुछ चीज़ें वो बाहर से भी मंगवा रहे हैं, कुछ चीज़ें वो मुल्क के अंदर भी हैं, उनके पैदा हो रही है और वो थोड़ा सा माली तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जिनमें पाकिस्तान भी आता है। पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, यानी अभी तरक्की जारी है। अब तरक्की पजीर ममालिक में ये मसला कुछ ज़्यादा ही बड़े हुजम का है, मैग्नीट्यूड बहुत बड़े, वास्ट स्केल पर, वास्ट कैनवस पर मबनी ये एक ऐसा मसला है। पैराग्राफ नंबर 2, आफ्टर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक बहुत बड़ी तब्दीली, बदलाव, चेंज, ठीक है। और इसने क्या किया है? देयर हैज़ बीन एन इमेंस इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन एनवायरनमेंट आफ्टर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। साइंसी और ये इंडस्ट्रियल सनती, ठीक है, साइंसी और सनती तब्दीली के बाद देयर हैज़ बीन एन इमेंस इम्पैक्ट ऑफ मैन, इंसान का बहुत गहरा, बहुत बड़ा असर हुआ है किस पर? एनवायरनमेंट पर। यानी इंसान इतना पावरफुल हो गया कि उसने अपना असर और सूख जमाना शुरू कर दिया माहौल पर। ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस,
बड़ी बड़ी सनतों की तनसीबात। सनतें लगाना जो है उसको आप प्लांट नहीं कहेंगे, उसको मेक नहीं कहेंगे, उसको बिल्ड नहीं कहेंगे, बल्कि इंस्टॉलेशन कहेंगे। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है सनतें लगाना। बहुत बड़ी बड़ी सनतों की तनसीबात, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जदीद ज़राए आमदोरफ्त और तेज़ रफ्तार ज़राए आमदोरफ्त का तारुफ़, एंड स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़, और स्प्रेडिंग फैलना किसका, बड़ी बड़ी पुरहुजूम जो हमारे शहर हैं उनका फैलाव। यानी पहले ये होता था कि आप अगर लाहौर से इस्लामाबाद सफ़र करते थे जीटी रोड, तो आपको रास्ते में बहुत जल्दी पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाते थे। जहलुम आप क्रॉस नहीं करते थे तो आपको पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपको काफ़ी डिस्टेंट के बाद आपको ये नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिहायशी आबादियाँ बननी शुरू हो गई हैं। ज़मीन को प्लेन करके, पहाड़ों को काट के रेजिडेंशियल एरियाज़ बनना शुरू हो गए हैं। तो वो क्या कह रहा है कि बड़ी बड़ी सनतों की तनसीबात और तेज़ रफ्तार सवारियों के तारुफ़ या ज़राए आमदोरफ्त कह लें आप, इनके तारुफ़ और बड़ी बड़ी पुरहुजूम जो शहर हैं उनकी वजह से आर द मेन आउटकम्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। ये आज कल के जो नताइज हैं ये किस वजह से हैं, ये जदीद दौर के बड़े असरात हैं हमारे माहौल के ऊपर। ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस, बड़ी बड़ी सनतों की तनसीबात, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़ आर द मेन आउटकम्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। जदीद ज़माने के जो असरात हैं उनमें बड़ी बड़ी सनतों की तनसीबात, जदीद तेज़ रफ्तार ज़राए आमदोरफ्त का तारुफ़ और पुरहुजूम नए शहरों का क़याम जदीद दौर के बुरे असरात के नताइज हैं। ये तो हो गया। अब आगे डिटेल आ रही है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। एक तरह का पोल्यूशन नहीं होता, इसको पॉल्यूशन नहीं कहते, इसको पोल्यूशन। आलूदगी की अक़साम। पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट टू लाइफ। पोल्यूशन इंसानी ज़िंदगी के लिए, बल्कि यहाँ इंसानी नहीं है, लाइफ किस किस की होती है, जो ज़िंदा होता है। और आपको पता है कि लिविंग थिंग्स किस किस किस्म की होती हैं, कितनी किस्म की होती हैं। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, और ये जो एनिमल्स हैं, चाहे वो पानी में हैं, चाहे बाहर हैं, बर्ड्स हैं, और फिर इंसान। 3 तरह की, 4 तरह की हमारे पास लाइफ है। तो पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट टू लाइफ। आलूदगी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। आलूदगी की बहुत सी अक़साम हैं। अब यहाँ कुछ अक़साम जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। नंबर 1, एयर पॉल्यूशन, हवाई आलूदगी। एयर हवा, पॉल्यूशन आलूदगी। एयर पॉल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम particularly for the people living in large cities or in the cities where there are many industries. हवाई आलूदगी ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्या, कि जो रह रहे हैं बड़े शहरों में और इन द सिटीज़, या ऐसे शहरों में जहाँ बहुत सी सनतें हैं, उनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा मसला है। हवाई आलूदगी बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो रह रहे हैं बड़े शहरों में, या ऐसी जगहों पर, ऐसे शहरों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनतें मौजूद हैं। The air above such places is heavily laden with dust, smoke, poisonous gases and offensive odors. यहाँ पर ऊपर की हवा लदी हुई होती है। किन जगहों पर? जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, लोगों का हजूम होता है, या ऐसी जगहों पर जहाँ पर सनतें होती हैं, ऐसी जगहों की बात की जा रही है कि वहाँ की हवा लदी हुई होती है मट्टी से, धुएं से,
जहरीली गैसों से और नाखुशगवार बू से। ठीक है, ऑडर्स कहते हैं बू को, और नाखुशगवार बू से लदी हुई होती है। इट अफेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये असरअंदाज होती है बोथ दोनों पर, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ पौधों और इंसानी ज़िंदगी पर, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब होता है बिल्कुल बराह रास्त, यानी बिल्कुल डायरेक्ट, बिला वास्ता, और इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली बराह रास्त और इनडायरेक्टली यानी बिलवास्ता तरीके से, किसी के ज़रिए से। यानी ये जो स्मोक है, डस्ट है, बदबूदार गैसें हैं, ये बराह रास्त इंसानी ज़िंदगी और पौधों पर असरअंदाज होती है, या इस तरह असरअंदाज होती है कि बज़ाहिर पता नहीं चलने देता ये मसला कि ये इंसान और जो दूसरे प्लांट्स हैं उन पर किस तरह असर डाल रहा है। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड by the use of special devices in the factories to remove poisonous gases from the fumes before releasing them into the atmosphere। अब वो क्या आपको रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, पैसिव वॉइस है, हवाई आलूदगी को काबू में किया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ स्पेशल डिवाइसेस, ख़ास आलात के इस्तेमाल से। ठीक है, डिवाइस का मतलब होता है आलात, डिवाइसेस आलात। ठीक है, ऐसे चीज़ों के इस्तेमाल से, ऐसे ख़ास किस्म के डिवाइसेस के इस्तेमाल से हवाई आलूदगी को काबू में किया जा सकता है इन फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करके, टू रिमूव पॉइजनस गैसेस, के उनका किसका सफाया किया जाए, किसको ख़त्म किया जाए? जहरीली गैसों को ख़त्म किया जाए फ्रॉम द फ्यूम्स, उस धुएं में से, बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारी फ़िज़ा, हमारा एटमॉस्फेयर में उसको शामिल होने से पहले जहरीली गैसों को उसमें से ख़त्म किया जाए। ऐसे आलात का इस्तेमाल करके हम फ़िज़ाई आलूदगी पर, हवाई आलूदगी पर काबू पा सकते हैं। एटमॉस्फेयर आपके जो माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट माहौल होता है, और एटमॉस्फेयर आपकी फ़िज़ा होती है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी and other sources of energy should be used instead of coal and other fossil fuels। अब वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो हमारे माहौल में ख़तरनाक केमिकल्स और बदबूदार गैसों को शामिल होने से रोक सकता है। किसका इस्तेमाल? गैस और इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे तवानाई के ज़राए का इस्तेमाल। ठीक है, किसकी बजाय? कोयले और बकाया जात, ये जो मुर्दा जानवरों के अजसाम होते हैं उनको, फॉसिल फ्यूल्स, मुर्दा अजसाम या फुजला या ईंधन, उसको इस्तेमाल करने की बजाय गैस या इलेक्ट्रिसिटी बिजली, गैस या दूसरे तवानाई के ज़राए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। यानी गैस, बिजली और तवानाई के दूसरे ज़राए, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय या के बजाय। गैस, बिजली और दूसरे तवानाई के ज़राए इस्तेमाल किए जाने चाहिए मुर्दा अजसाम और कोयले को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने के। ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड इन द सिटीज़, शहरों में दरख्त लगाए जाने चाहिए, शजरकारी की जानी चाहिए। एंड टाउन्स और कस्बों में, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ताकि हवाई आलूदगी को कम किया जा सके। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी।
आबी आलूदगी, आबी आलूदगी। वाटर कहते हैं आपको और पॉल्यूशन आलूदगी। वाटर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय मैनी काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट्स poured into streams, rivers and lakes. वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी की वजूहात क्या हैं? मैनी काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, आपके घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप घर का काम कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक टास्क कहलाएगा, अगर आपके घर का कूड़ा करकट है तो वो डोमेस्टिक वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपके घरेलू जो इस्तेमाल का ज़ाया शुदा कूड़ा करकट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट और सनतों का ज़ाया शुदा मटीरियल, वेस्ट का मतलब बेकार चीज़ें, फाजिल मादे, पोर्ड इनटू स्ट्रीम, जब स्ट्रीम्स, जब नदियों में, स्ट्रीम्स नदियों में गिराए जाते हैं, रिवर्स दरियाओं में एंड लेक्स और झीलों में। यानी आबी आलूदगी की वजह हमारा घरेलू और सनती फाजिल मादा है या मादे हैं जो गिरा दिए जाते हैं नदियों में, दरियाओं में और झीलों में। इट मे कंसिस्ट ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लीड टू बैक्टीरियल ग्रोथ, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर। अब ये जो चीज़ें गिराई जा रही हैं दरियाओं में, समंदरों में, झीलों में और उसमें नदियों में, अब इनमें क्या शामिल होता है? कंसिस्ट ऑफ का मतलब है इसमें शामिल होता है क्या? डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, मुर्दा जानवरों के अजसाम। जैसे कोई जानवर मर गया, आपने देखा है कभी कि कोई जो एनिमल्स जब मर जाते हैं, जाहिर है कुदरत का निज़ाम है कि अगर इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो जानवर भी तो जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि किसी जानवर को बरी किया जा रहा है, उसको दफनाया जा रहा है, उसको प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है? तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि वेस्ट पे जो यहाँ पर कूड़े करकट के ढेर होते हैं, अगर कोई जानवर वग़ैरह, वो क्या करते हैं उसको जाके दरियाओं में उलट देते हैं। मुर्दा जानवरों के अजसाम और मुर्दा पौधों के अजसाम जो होते हैं, मुर्दा पौधे जो होते हैं, उनको विच लीड टू बैक्टीरियल ग्रोथ, क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं उस फाजिल मादे में जो दरियाओं में, नदियों में और झीलों में गिराया जाता है? उसमें मुर्दा जानवरों और पौधों की बाकियात, उनके मुर्दा अजसाम हैं, वो गिरा दिए जाते हैं। अब इससे होता क्या है? विच लीड टू बैक्टीरियल ग्रोथ, जो बैक्टीरिया की अफजाइश की वजह बनता है। अब पानी में अगर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं तो वो जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इससे क्या होता है? रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, वो पानी में हलशुदा ऑक्सीजन की मिक़दार को कम कर देते हैं। कौन? मुर्दा जानवरों के और पौधों के अजसाम जो दरियाओं में, झीलों में और नदियों में गिरा दिए जाते हैं, उससे बैक्टीरिया नशोनुमा पाता है, बढ़ता है और इससे पानी में हलशुदा ऑक्सीजन कम हो जाती है। द पॉल्यूटेड वाटर डैमेजेस फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी की जो ज़िंदगी है, जिसमें पानी के बहुत से ऐसे जानवर हैं जो इंसानी आँख ने शायद अभी तक देखे भी ना हों, हमने भी ना देखे हों, आपने भी ना देखे हों। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी मखलूक खल्क़ की है पानी के अंदर कि हम हैरान हो जाएं। हमारे तो सामने सिर्फ चंद एक चीज़ें आई हैं, जैसे ऑक्टोपस है, जैसे कि आपके श्रिम्प्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, आपकी फ़िश है, मुख्तलिफ़ किस्म के टर्टल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, स्नैक्स हैं, बहुत सी। इसके अलावा बेशुमार खलकत है जो पानी में मौजूद है, बेशुमार ऐसे पौधे हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, जो ऐसी ख़ास किस्म की काई है, जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी के अंदर ज़िंदा हैं, जानदार में शामिल हैं। और फिर
वो क्या है कि ख़त्म हो जाती हैं, नुकसान पहुंचाते हैं उनको। द पॉल्यूटेड वाटर, आलूदा पानी, डैमेजेस, नुकसान पहुंचाता है किसको? फ़िश, मछली को, मछलियाँ जो रह रही हैं उसके अंदर, फ़िश का प्लूरल भी फ़िश है। एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, और दूसरी आबी हयात को। एक्वेटिक लाइफ, आबी हयात, हयात कहते हैं ज़िंदगी को, यानी पानी में रहने वाली जो ज़िंदगियां हैं, जो पानी में रहने वाली मखलूक है, उसको और मछलियों को आलूदा पानी नुकसान पहुंचाता है। पैराग्राफ नंबर 7, सीवेज इज़ अनदर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। सीवेज, क्या वर्ड बोला मैंने? सीवेज, जिसको आम उर्दू ज़बान में आप सीवरेज भी कहते हैं। अब सीवरेज क्या होता है? जो आपके घर का गंदा पानी, जो आपके टॉयलेट यूज्ड पानी है, जो आपका नहाने का पानी है, बर्तन धोने का पानी है, आपने अपने घर के अंदर जो आपके वाटर पाइप्स हैं उनके ज़रिए जो वेस्ट पानी है उसको जहाँ डालते हैं वो सीवरेज होता है। और जो आपके मोहल्ले का सीवरेज, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले के गटर यानी मेन होल्स बंद हो जाते हैं बारिश के दिनों में, या वैसे ही, जिससे पानी उबल पड़ता है, गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस, जर्म्स, बैक्टीरियाज़ उसके अंदर पैदा हो जाते हैं और गुज़रने वालों के लिए, नमाजियों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, हर एक के लिए तकलीफ़ देह साबित होते हैं। और फिर उसमें वेस्ट मटेरियल के साथ साथ आपके घर की अगर कोई मुरम्मत हो रही है, रिनोवेशन हो रही है, उसका वेस्ट आपने बहा दिया और वो गटर में चला गया, उससे ब्लॉकेज हो गई। आपके घरों में कुर्बानी हुई, आपने उसका पानी बहा दिया और सड़कों पर बग़ैर किसी रोक टोक के वो शामिल हो गया। तो ये सब चीज़ें मेन होल्स को, गटर सिस्टम को, सीवरेज सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अब आगे सुनिए कि सीवेज इज़ अनदर मेजर सोर्स। सीवरेज का निज़ाम एक दूसरा बहुत बड़ा ज़रिया है ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी का। मैनी सिटीज़ स्टिल कंटिन्यू टू पोर देयर सीवेज डायरेक्टली इनटू रिवर्स। बहुत से शहर स्टिल, अभी भी, कंटिन्यू, इस बात को जारी रखे हुए हैं टू पोर देयर सीवेज, कि वो अपना गंदा पानी, सीवरेज का पानी डायरेक्टली, बराह रास्त कहाँ डाल रहे हैं? दरियाओं में, इनटू रिवर्स, दरियाओं में। कितनी बुरी बात है। यानी बड़े बड़े आप लोगों ने रेजिडेंशियल एरियाज़ के प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, ये फ़लाँ गार्डन तो फ़लाँ विलास, तो ये विलास तो वो गार्डन, तो लेकिन वहाँ का सीवरेज सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं है तो हो क्या रहा है कि उन्होंने समंदरों में डायरेक्ट इसको पोर करने का सोच लिया है, जिससे बहुत ज़्यादा दरियाओं में डाल देते हैं और उससे आबी हयात को नुकसान हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि ये सीवरेज का निज़ाम जो है ये एक और आबी आलूदगी फैलाने का अहम ज़रिया है। बहुत से बड़े शहर अभी भी बराह रास्त दरियाओं में गंदा सीवरेज का पानी डाल रहे हैं। दिस कॉजेज़, अब ये किन चीज़ों की वजह बन रहा है? कॉलरा, हैज़ा, टाइफाइड, एक ऐसा बुखार जो बहुत तकलीफ़ दे होता है, एंड अदर डिजीज़, और दूसरी बीमारियों की, टू द पॉपुलेशन विच यूजेस दिस वाटर। उस आबादी के लिए ये हैज़ा, टाइफाइड और दूसरी बीमारियों की वजह बन रहा है जो आबादी इस पानी को इस्तेमाल कर रही है। किस पानी को इस्तेमाल कर रही है? अब मिसाल मैं आपको देती हूँ। अगर आपको इत्तफ़ाक़ हो तो दरियाए रावी के गिर्द जो आबादियाँ बनी हुई हैं, कच्ची आबादियाँ, जिनमें आप अक्सर देखते हैं कि गायें, भैंसें और अक्सर औरतें वहाँ पे बैठ के कपड़े धो रही हैं, वहीं पे गाय भी पानी पी रही है, वहीं पे दूसरे मवेशी भी फिर रहे हैं और दरिया जो है वो बह रहा है। अब उस पानी के अंदर, दरिया के उस पानी के अंदर अगर सीवरेज का पानी मिक्स होके आ रहा है बग़ैर किसी कंटेमिनेशन के, बग़ैर किसी उसको साफ़ किए हुए, तो वो पानी दूसरे पानी को भी आलूदा कर रहा है। अब उससे कौन कौन सफ़र कर रहा है, कौन कौन उससे बीमारियों में मुब्तला हो रहा है? वो लोग जो वहाँ पर उसको अपने पीने, खाने और दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं,
वो जानवर जो वहाँ से पानी पीते हैं और उनके ज़रिए से दूध, अंडे, गोश्त या दीगर खाने पीने की चीज़ें हम तक पहुँच रही हैं। अब हो क्या रहा है कि अक्सर जी वहाँ उसको टाइफाइड हो गया, हालांकि वो तो जी बाहर का खाना ही नहीं खाता, उसको हैज़ा हो गया, उसको ये हो गया। तो ये सब चीज़ें गंदे पानी की वजह से होती हैं। ये सब बीमारियाँ जो हैं ये गंदे पानी की वजह से होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि सीवरेज का जो पानी दरियाओं में शामिल होता है ये उन आबादी वालों को, उन रहने वालों को नुकसान पहुंचाता है बीमारियों की सूरत में जो इसे इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ नंबर 8, वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड। आबी आलूदगी को रोका जा सकता है इफ़ द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट रिलीज्ड इन द फ्रेश वाटर सोर्स and sewage is fully treated before releasing into rivers or lakes। अब उसने क्या तरीका बता दिया कि जी अगर आप चाहते हैं कि आबी आलूदगी पर काबू पा लें, इसको रोक लें, इसकी रोकथाम कर लें, तो क्या करना होगा। नंबर 1 कि आपको मुर्दा अजसाम किसके, जानवरों और पौधों के, यानी दरख्त कट गया, कुछ लीव्स कट गए, कुछ ऐसे वेस्ट हो गया, तो उसको आप अगर पानी में, ताज़ा पानी में शामिल ना होने दें। ताज़ा पानी के ज़राए कौन से होते हैं, नदियाँ, चश्मे, कुदरती आबशारें, इनमें शामिल ना होने दें। और जो आपका सीवरेज का निज़ाम है उसको बेहतरीन तरीके से सफाई करने के बाद झीलों और दरियाओं में शामिल किया जाए। तो ये वो तरीके हैं जिससे आबी आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। नंबर 3, नॉइज़ पोल्यूशन मेन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले आपने एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन एंड नाउ नॉइज़ पोल्यूशन। व्हाट इज़ नॉइज़? शोर। अब वो किसी किस्म का भी हो सकता है। ख़ास तौर पर आप ये अगर कैटेगराइज़ करें तो नंबर 1 पे गाड़ियों का, बसों का, रिक्शा का, मोटरसाइकिल का, हर तरह का ऐसा ऊंचा जो आवाज़ का एक मीडियम है, अगर वो लेवल है, वो इंसानी कानों को बुरा लगने लगे, तो हर चीज़ जो इंसानी कान को बुरी लगे, उसको इरिटेट करे, उसको परेशान करे और उसके दिमाग पर बुरा असर डाले, वो नॉइज़ है। चाहे वो बसों का शोर हो या किसी भी ऑटोमोबाइल्स का शोर हो या किसी इंसानी आवाज़ का शोर हो या किसी ऐसे जो आलात हैं जो कारखानों में इस्तेमाल होते हैं उनका शोर हो, वॉटेवर, जो इंसानी जहन पर, इंसानी क़ुव्वत समात पर गिरा गुज़रे, उसको शोर कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बिकमिंग एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन दिस एज ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशंस। वो कह रहा है कि नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बिकमिंग बनता जा रहा है, शोर की आलूदगी बनती जा रही है, एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम, एक बढ़ता हुआ मसला, इन दिस एज, आज के दौर के मशीनी इजादात के दौर में। क्या कहा है उसने कि शोर की आलूदगी आज के मशीनी इजादात के दौर में एक बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है। इट्स मेजर सोर्सेज आर, अब इसकी बुनियादी जो ज़राए हैं इस शोर की वजूहात कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं बयान किया जा रहा है। आर द वर्कशॉप्स क्या होती हैं, जैसे फ़र्नीचर की है तो वहाँ ठक 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 की आवाज़ें मुस्तकिल आती रहेंगी। वहाँ पर काम करने वाले लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अगरचे इसकी आदत हो चुकी होती है, बट इसके बैड इफ़ेक्ट्स आपको बाद में पता चलते हैं। वर्कशॉप्स, कारखाने, ट्रेन्स, हमारी ट्रेनें, इतना शोर होता है उसका इंजन का। ऑटोमोबाइल्स में हर चीज़ आ जाती है, आपकी हर व्हीकल आ जाती है, गाड़ियाँ, बसेस, ट्रक्स, लॉरीज़, आपके हर चीज़ आपकी जो ज़मीन पर चल रही है वो ऑटोमोबाइल्स। जेट एरोप्लेन्स क्यों कहा, दूसरे एरोप्लेन्स क्यों कहा? दूसरे एरोप्लेन्स जो होते हैं इनमें एक ख़ास किस्म की साउंड प्रोटेक्शन होती है जिसको सुपरसोनिक बूम कहते हैं, जो इंसानी क़ुव्वत समात के मुताबिक बनाई गई होती है। अगर खुदा न खास्ता ये इंसानी क़ुव्वत समात से ज़रा सी भी बढ़ जाए
तो कान के पर्दे फाड़ सकती है। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक किसको लिखा है? जेट एरोप्लेन्स को, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा फास्ट इंजन होता है और इसके दोनों साइड्स के ऊपर ख़ास किस्म के फ्यूल लगे हुए होते हैं, और जब ये एकदम से उड़ता है तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से इसको शोर की वजह कहा गया है। जेट एरोप्लेन्स, लड़ाका तैयारे, हाई वॉल्यूम रेडियो, तेज़ आवाज़ में सुना जाने वाला रेडियो, एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन और टीवी की नशरियात, एंड लाउड स्पीकर्स, और लाउड स्पीकर्स यानी जो आपकी आवाज़ को बढ़ा कर फैला दें, यानी ऊंचा करके फैलाएं, लाउड स्पीकर्स। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसान की क़ुव्वत समात के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। Noise produces several harmful effects on our physical and mental health. हवा की आलूदगी बहुत ज़्यादा शोर की आलूदगी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, इसके बहुत से नुकसानदेह असरात हैं किस पर? हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए। यानी शोर की आलूदगी के बहुत से नुकसानदेह असरात हैं जो असर अंदाज होते हैं हमारे जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर। इट डिस्टर्ब्स स्लीप एंड लीड्स टू मैनी नर्वस प्रॉब्लम। ये हमारी नींद को मुतासर करते हैं और बहुत से आसाबी मुश्किलात का मसाइल का सबब बनते हैं। सडन बर्स्ट ऑफ साउंड, एकदम तेज़ आवाज़ का पैदा होना, कैन कॉज एक्यूट डैमेज टू द ईयर ड्रम। एक्यूट डैमेज, इंतहाई नुकसान का बायस बन सकता है हमारे कान के पर्दे का। यानी एकदम तेज़ आवाज़ हमारे कान के पर्दे के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है, एंड में कॉज और वजह बन सकती है टेम्परेरी और परमानेंट डेफनेस। डेफनेस किसको कहते हैं? बहरेपन को। टेम्परेरी आर्जी तौर पर, यानी अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके कान के करीब कोई ऊंची आवाज़ में बोल दे या आपको ऐसी कोई आवाज़ कान में आ जाए, जैसे आप क्रैकर्स होते हैं जिनको उर्दू में पटाखा कहते हैं, वो फट जाए या कोई इस तरह का एकदम से धमाका हो जाए, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर का बायस बनता है, हमारे अक्सर घरों में कोई चीज़ एकदम से गिर जाए तो आपके कान में एक ख़ास किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती है और आपको लगता है कि कुछ लम्हों के लिए आप नहीं सुन पा रहे हैं सही तरीके से, तो इट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी डेफनेस। और अगर खुदा न खास्ता आपके कान के पर्दे के पास या नज़दीक आपकी क़ुव्वत समात के पास कुछ ऐसी बहुत तेज़ आवाज़ हो जाए कि जो आपको बर्दाश्त से बाहर हो, तो आपके कान के पर्दे को मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए आपको बहरा भी कर सकती है। इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, किसकी जदीद दौर में? इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री, साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के जदीद दौर में, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये तकरीबन नामुमकिन है टू गेट रिड ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, कि हम शोर की आलूदगी से छुटकारा पा सकें। रिड ऑफ, छुटकारा, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। यानी वो कह रहा है कि आज के जदीद दौर की सनती और इलेक्ट्रॉनिक्स के जदीद दौर में ये तकरीबन नामुमकिन है कि हम शोर की आलूदगी से छुटकारा पा लें। हाउएवर, ताहम, देयर आर वेज़ एंड मीन्स, कुछ ऐसे तरीके और ज़राए हैं टू रिड्यूस द इंटेंसिटी, कि वो शिद्दत को कम कर सकें, ऑफ नॉइज़, शोर की, टू अ मॉडरेट लेवल, एक मोतदिल सतह तक। यानी वो कह रहा है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है तकरीबन ये बात कि आज के जदीद साइंसी और मशीनी दौर में हम मुकम्मल तौर पर शोर से छुटकारा हासिल कर लें। ताहम कुछ तरीक़ों और ज़रायों से इस शोर की शिद्दत को हम मोतदिल सतह तक ला सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, it was the reading of lesson number 6, pollution. Now come to the bookwork of this lesson, page number 70.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू ग्लॉसरी. रिमेंबर ग्लॉसरी से की साउंड निकलनी है और ग्लॉसरी का मतलब होता है अल्फ़ाबेटिकली लिखे हुए ऐसे वर्ड्स जिनको आप डिक्शनरी से उनके मीनिंग्स इन इंग्लिश तलाश कर सकते हैं. सो लेट्स ग्लॉसरी. एक्यूट. एक्यूट बहुत ज़्यादा शदीद, वेरी सीरियस. ऑटोमोबाइल्स, कार्स, ट्रक्स, बसेस एट्सेट्रा. सिविलाइजेशन. इट्स नॉट सिविलाइजेशन, इट्स सिविलाइजेशन. A society, its way of living and culture. एक मुआशरा और इसके रहने सहने के अंदाज और सकाफ़त को सिविलाइजेशन कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अनासिर, जुज़ियात और इंग्लिश में इसको एलिमेंट्स. फ्यूम्स, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसी भट्टियाँ होती हैं, सनतें होती हैं जिनके ऊपर से धुआं निकल रहा होता है, तो उस धुएं को आप क्या कहेंगे? स्मोक, गैसेस और वेपर्स. यानी धुआं और इस तरह के जो बुखारात होते हैं जब निकलते हैं तो उसको फ्यूम्स कहा जाता है. अब यहाँ पर आपको पेज नंबर 70 में नज़र आ रहा है वोकैबुलरी. लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस. यानी आपने इनके मायने और इनके जुमले बनाने हैं. आउटकम्स, नताइज, एनवायरनमेंट, माहौल. कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अनासिर या जुज़ियात. सोर्सेज, ज़राए. पॉल्यूशन, आलूदगी. अब आपने इसके जुमले ख़ुद बनाने हैं और मेरा ख़्याल है कि मैंने आपको जो ये नोट्स भेजे थे उसमें ये जुमले बने हुए हैं. बी है फाइंड आउट द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन थेसरस. यानी आपने इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखने हैं. वर्ड दिया गया है. पहला वर्ड है फास्ट. फास्ट का मतलब है स्पीडी, स्पीडी, स्विफ्ट और इसका एंटोनिम यानी मुतज़ाद है स्लो. कलेक्ट. कलेक्ट का मतलब है जमा करना. सॉरी, इसका सिनोनिम है असेंबल, ASSEMBLE, असेंबल. दूसरा है एक्यूमुलेट, ACCUMULATE और इसका एंटोनिम है सेपरेट, SEPARATE. थर्ड वन इज़ कंटिन्यू. कंटिन्यू का मतलब जारी रहना, जारी रखना. कीप ऑन, पहले में लिखिए KEEP, कीप ऑन. दूसरा है कैरी ऑन, CARRY, कैरी, ON, ऑन. और इसका एंटोनिम है डिसकंटिन्यू. यानी इसी कंटिन्यू से पहले आप DIS लगा देंगे. इकट्ठा वर्ड है डिसकंटिन्यू. नंबर 4 हार्मफुल. हार्मफुल नुकसानदेह. इसका पहला लिखिए बैड, बैड. पॉइजनस, POISIONOUS, पॉइजनस. POI, सॉरी स्पेलिंग मैं आपको लिख देती हूँ, ये ना हो कि बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाए. पॉइजनस. अगर मैंने गलत बोल दिए तो आई एम सॉरी, ये मैंने लिख दिए हैं पॉइजनस. ठीक है, पॉइजनस. पहला है बैड, दूसरा है पॉइजनस और इसका एंटोनिम है यूज़फुल. हार्मफुल, यूज़फुल, USEFUL. माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर फुल किसी वर्ड के साथ आता है तो आपने सिंगल L इस्तेमाल करना है, जैसे ब्यूटीफुल, यूज़फुल, हार्मफुल. अब अगर फुल अकेला आएगा, ठीक है, तो दिस ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हम हमेशा डबल L के साथ लिखेंगे. लेकिन अगर फुल को किसी वर्ड के साथ आपने ज्वाइन करना है तो आपने हमेशा उसको सिंगल L के साथ ही लिखना है. ब्यूटीफुल. ठीक है, अब आगे आइए.
क्वेश्चन आंसर्स आपके नोट्स में मौजूद हैं, आप उसको गो थ्रू कीजिए ताकि अच्छी तरह आप जहन नशीन कर लें और उसको नोट डाउन कर लें। पेज नंबर 71 पे यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन लेना है। द मेन कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन आर ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, बी इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सी स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़, डी ऑल ऑफ अबव। जी बिल्कुल, डी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव। स्मोक कंटेनिंग पॉइजनस गैसेस इज़ द कॉज ऑफ, यानी जो धुआं जहरीली गैसों पर मबनी होता है वो वजह बनता है किसकी? ए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन। ऑब्वियसली धुआं फ़ज़ा में फैलता है तो हमारे किसका? हमारी हवा का, ठीक है, हवाई आलूदगी की वजह बनता है। सीवेज इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ, सीवरेज जो है वो वजह है सबसे बड़ी किसकी? नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। जाहिर है सीवरेज का पानी कहाँ जाके मिलता है? पानी में, तो ऑब्वियसली ये वाटर पोल्यूशन फैलाता है। नॉइज़ इज़ यूजुअली डिफाइंड एज, शोर आमतौर पर किस तरह बयान किया जाता है? ए एनी साउंड, कोई भी आवाज़ हो सकती है, बी एनी वॉइस, साउंड जो है वो आप सुनते हैं, वॉइस जो है वो आपकी आवाज़ है, ठीक है। एनी वांटेड साउंड, ऐसी आवाज़ जो आप सुनना चाहते हैं। एनी अनवांटेड साउंड, अनवांटेड साउंड यानी ऐसी आवाज़ जो आप ना भी सुनना चाहें और आपको सुननी पड़े, उसको कहते हैं अनवांटेड साउंड। तो ऑब्वियसली डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इज़, शोर की आलूदगी की सबसे बड़ी वजह क्या है? स्मोक धुआं, सीवरेज, वर्कशॉप्स या गैसेस। ऑब्वियसली वर्कशॉप्स, क्योंकि वहाँ ठक ठक से और मुख्तलिफ़ आलात के इस्तेमाल से हर वक्त शोर पैदा होता है, तो शोर की आलूदगी की वजह बनता है। टर्न ओवर द लीफ, पेज नंबर 72। पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। मैच द पॉल्यूटेंट्स इन कॉलम ए विद द काइंड ऑफ पोल्यूशन इन कॉलम बी, यानी वजूहात और उसके बाद जो असरात हैं उनको आपने मैच करना है। लाउड म्यूज़िक किसकी वजह बनता है? जी बिल्कुल, इसको नॉइज़ पोल्यूशन से मैच कर दें। सीवेज पोर्ड इन रिवर्स, सीवरेज का पानी जो दरियाओं में गिरता है किसकी वजह बनता है? वाटर पोल्यूशन। एंड स्मोक ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन। डी पार्ट है गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दर्जी मालूमात फराहम कीजिए। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ एयर पोल्यूशन, 4 आपने वजूहात बतानी हैं, मिसालें देनी हैं हवाई आलूदगी की। क्या क्या उसकी वजूहात होती हैं, यानी किन किन वजूहात से एयर पोल्यूशन हो जाता है, मिसाल दें। ए पे लिखिए आप पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस गैसेस। बी में लिखिए स्मोक, SMOKE स्मोक। तीसरे में डस्ट और चौथे में फ्यूम्स, ठीक है, फ्यूम्स लिख दीजिए। दूसरा है गिव एनी 4 वाटर पॉल्यूटेंट्स, कोई ऐसी 4 चीज़ें बताएं जो आबी आलूदगी का बायस बनती हैं। जी नंबर 1 डोमेस्टिक वेस्ट्स, बी इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, नंबर 3 डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डी बैक्टीरियल ग्रोथ। ये सब वर्ड्स आपके बुक में मौजूद हैं, आप वहाँ से इसके स्पेलिंग सही करके लिखें। तीसरा है लिस्ट एनी 2 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब वो कह रहे हैं कि इंसानी ज़िंदगी पर 2 ऐसे असरात लिखें जो किसकी वजह से हो रहे हैं, जो ख़तरा बन रहे हैं इंसानी ज़िंदगी का, और वो हवा की आलूदगी की वजह से फैल रहे हैं। जी तो आपने ऐसी 2 वजूहात लिखनी है। सबसे पहला है एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स
ह्यूमन लाइफ एंड प्लांट्स। दूसरा है इट डैमेजेस ह्यूमन हेल्थ। इट डैमेजेस ह्यूमन हेल्थ। एक और भी लिख सकते हैं आप, इट डैमेजेस लंग्स। हवा, गंदी हवा में अगर आप सांस लेंगे, जैसे अगर कोई करीब में सिगरेट पी रहा हो जो कि आलूदगी का बायस बनता है सिगरेट का धुआं, तो आपके ऑटोमेटिकली आप भी देखेंगे कि आपको भी खांसी आना शुरू हो गई है खुद ब खुद, हालांकि आप सिगरेट नहीं पी रहे। लेकिन जो चीज़ आप इन्हेल करेंगे, आप अपने जिस्म के अंदर सांस के तौर पर लेके जाएंगे, तो वो चीज़ अगर नहीं है, फ्रेश नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह है, तो ऑब्वियसली वो इससे आपकी सेहत को ख़राब कर देगी। नंबर 4, लिस्ट एनी 2 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। मछली और दूसरी आबी हयात पर जो बुरे असरात हैं पानी की आलूदगी के, उनमें से कोई से 2 लिखिए। ए लिखिए आप, वाटर पोल्यूशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। दूसरा लिखिए बी में, इट लीड्स टू बैक्टीरियल ग्रोथ। It leads to bacterial growth and damages aquatic life. My dear students, पेज नंबर 74, यहाँ पर आपको एक सवाल दिया जा रहा है और वो है कि सेपरेट द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी आपने नीचे दिए हुए जुमलों में से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रीवियस क्लास में आपने कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा, इस क्लास में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल, ठीक है। इसके बाद फ़ेल माजी मुकम्मल और फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। तो ये आपकी क्लास में आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगी मैं। यहाँ पर आपको सरसरी सा बताऊंगी, अभी इसके बाद आपका इंशाल्लाह मैं लूँगी इंग्लिश बी का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपको जब वीडियोस की आएगी, तो उसमें आपको मैंने बिल्कुल थॉरली कम्प्लीटली आपको मैं इंग्लिश बी में परफेक्ट टेंस सिखाने वाली हूँ और आपने मेरी वीडियो मिस नहीं करनी। यहाँ पर आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि आपने इसमें से परफेक्ट टेंस को अलहदा कर देना है। अब परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, ठीक है। यानी कोई भी काम ऐसा जो आपने मुकम्मल कर लिया हो, वो परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब यहाँ पर परफेक्ट टेंस का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती चलूँ कि परफेक्ट टेंस इनफैक्ट होता क्या है और आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में कुछ ऐसे टेंस हैं कि जो जिसमें हैज़, ठीक है, हैव और हैड का इस्तेमाल किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों परफेक्ट टेंस के साथी हैं, यानी ये तीनों आपको जहाँ नज़र आएँ तो आपने समझना है कि ये तीनों के तीनों जब आ जाते हैं किसी जुमले में और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई हो, क्या लगी हुई हो? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मैं आपको बहुत आसान समझा दूंगी, मेरे समझाने से पहले ही आप समझ जाएंगे। अगर इन तीनों वर्ड्स के साथ, ठीक है, हैज़, हैव, हैड के साथ अगर आपको कहीं भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आए तो आपने समझ जाना है कि ये टेंस परफेक्ट टेंस है। अगर हैज़ और हैव के साथ आए तो ये प्रेजेंट आ जाएगा, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर खाली हैड के साथ आए तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। अब हैज़ किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये सिंगुलर के लिए आता है और ये जो है ये प्लूरल के लिए यानी ज़्यादा लोगों के लिए आता है। तो अब आपके सामने तीन चीज़ें हैं, दो चीज़ें जो हैं उसमें ये दोनों ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगी, लेकिन शर्त ये है कि आपने हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ये कंपल्शन है हमारे परफेक्ट टेंस की, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, और चाहे आपका वो फ्यूचर का हो। अब वो मैं फ्यूचर का जब बताऊंगी आपको तो उसमें सिर्फ क्या चेंज आ जाएगा कि आपने शैल हैव और विल हैव इस्तेमाल करना है, बहुत आसान, लेकिन उसके साथ भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। सो कीप इट इन माइंड कि जहाँ आपको हैज़, हैव और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती नज़र आए या शेल हैव, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आए तो आपने समझ जाना है कि ये परफेक्ट टेंस है, राइट। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अलहदा करना है। अब आपने करना क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने कैसे अलहदा करना है कि जहाँ आपने देखा कि आपका हैज़ और हैव, ठीक है, इसके साथ आपकी आ रही है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपने जुमले में से उसको अलहदा कर देना है। अब आपकी आसानी के लिए अगरचा मैंने ऊपर नंबरिंग अलहदा कर दी है, लेकिन लॉजिक समझाना मेरा फ़र्ज़ है और आपका फ़र्ज़ है गौर से सुनना। अब पहला सेंटेंस है स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पर हैड लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हैड जहाँ लगा हुआ हो और थर्ड फॉर्म हो तो ये पास्ट परफेक्ट है, हमने नहीं निकालना क्योंकि सवाल में है कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अलहदा करने। दूसरा है ही हैज़ नॉट एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। बिल्कुल यहाँ पर हैज़ के साथ एक्टेड अपॉन थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो नंबर 2 जो सेंटेंस है बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नंबर 2 को एनसर्कल किया हुआ है आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि यहाँ पर हैज़ है और acted upon denotes that it belongs to present perfect tense. तीसरा है we have finished our homework। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है have, तो has और have में से दोनों में से कोई भी वर्ड अगर आए और साथ लेकर आए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो वो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 3 भी किस टेंस से बिलोंग करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल जहाँ भी आपको हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म नज़र आए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जहाँ आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म नज़र आए वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, और जहाँ आपको शेल हैव विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म नज़र आए वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बहुत आसान, देखिए मैंने अभी आपको समझा दिया। अभी मैं टेंसेस की तरफ आऊँगी तो आप देखिएगा कि आपको सब कुछ बहुत आसान लगेगा। नंबर 4 ही हैड रीच्ड होम बाय इवनिंग। अब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई है, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आए तो वो कौन सा टेंस होता है पास्ट, हमारे काम का नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ देना है। नंबर 5 द पेशेंट हैज़ टेकन मेडिसन। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आई है टेक, टुक, टेकन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। नंबर 6 द रूम हैड बीन क्लीन बिफोर द गेस्ट केम। ये तो कोई टेंस ही, ये हमारा है अगला टेंस जो हम अगली क्लास में करेंगे। अब इसी क्लास में भी मेरा कोशिश है कि मैं इसको कंप्लीट करवा दूं, लेकिन ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, तो ये आपका हैज़ बीन क्लीन्ड, ये यहाँ पे ये आपका पैसिव वॉइस भी हो सकता है, इसलिए इसको आप छोड़ दें, ये आपके काम का नहीं है। द रेनी सीजन हैज़ सेट इन। नंबर 7 द रेनी सीजन हैज़ सेट इन, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आई है तो आपने उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ देखा, तो ये किस टेंस से ताल्लुक़ रखती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो ये वो सेंटेंसेस थे। और नंबर 8 पे है द सन हैड सेट व्हेन वी रीच्ड होम। सूरज गुरूब हो चुका था जब हम घर पहुँचे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस को बयान कर रहा है और यहाँ हमारा काम है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को ही निकालें। So these were the sentences which have been taken out for you.
जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कुछ समझ आ गया होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट। टेंसेस समझाना मेरा काम है, मैं आपको समझाऊंगी, रिवाइज़ करवाऊंगी और आपके सारे टेंसेस जो हैं वो दोबारा से आपके दिमाग में रिफ़्रेश हो जाएंगे। अब है आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव का क्या मतलब होता है? एक्टिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिसके अंदर तेज़ी पाई जाए, फुर्ती पाई जाए, और पैसिव का मतलब होता है थोड़ा सा लेथार्जिक यानी स्लो, इतना तेज़ नहीं जितना। अब इसकी मिसालें देखिए। एक्टिव वॉइस, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ द डूअर और एक्टर, द वर्ब इज़ इन एक्टिव वॉइस। It is so because the subject is active, such as I do this work. बहुत आसान कर देती हूँ आपको, मत जाइए इसकी वर्डिंग के ऊपर, आपको मुश्किल लग रही होगी। I just want to make it very easy for you, my dear students, कि अगर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में काम करने वाला मौजूद है पहले और उसके बाद बाकी तमाम बातें मौजूद हैं, तो वो आपका एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस क्या है? When the subject of a sentence is acted upon, the verb is in passive voice. It is so because the subject is passive, such as the work is done by me. यानी काम करने वाले को सेकेंडरी हैसियत दी जाए और काम को पहली हैसियत दी जाए, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ले आएँ, तो ये क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। चलें जी, ये तो मुश्किल हो गया, मैं आपको और आसान करती हूँ। छोड़ें अगर नहीं समझ में आया, और बहुत आसान सा तरीका आपको बताती हूँ। आप कहेंगे ये तो वाह बहुत ही आसान काम था, हम ऐसे परेशान हो रहे थे। आज हम सीखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत ही आसान तरीके से। अब आपने करना क्या है? ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस, वॉइस का मतलब क्या होता है? अब एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि बराह रास्त, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ें सिखाई जाती हैं, सब्जेक्ट, और दूसरा है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी, सिंपल है ये। और यहाँ पे आप जब देख रहे हैं एक्टिव वॉइस, अब यहाँ पर आपने फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से इसको डील करना है। अब जब आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना है? आपने इसका चेंज करना है। इसको कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने सब्जेक्ट की जगह किसको ले आना है? ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और फिर आपका वर्ब, और फिर आपका जो सब्जेक्ट है उसको हमने पहुँचा दिया सबसे आखिर में, और आपका जो ये वर्ब है ये किस में चला गया? आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये रूल है। और आपने हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा सारी ज़िंदगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। इज़, एम, आर, प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट का अगर कोई भी आपका परफेक्ट एक्टिव वॉइस आता है तो आपने यहाँ पर जो ये आ रही है आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर प्रेजेंट में है, ठीक है, तो आपने उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। मिसाल मैं आपको बताती हूँ, जैसे इन्होंने लिखी हुई है, आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क। अब इसको आपने पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे करना है? यानी इसका मतलब क्या है? मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ। अब आपने क्या करना है कि आई डू दिस वर्क, फुल स्टॉप। ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स ए और वी लिख देती हूँ। आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूँ। अब यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट है। डू क्या है? वर्ब है। और वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। खेल सारा सिर्फ ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आना है और आपने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। नहीं समझ में आया? दोबारा समझाती हूँ, कोई बात नहीं, बार बार समझाऊंगी मैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझा के ही रहूँ।
अब यहाँ पर क्या करना है आपने, आई डू दिस वर्क को पैसिव वॉइस बनाने के लिए, पीवी बनाने के लिए क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। हमने सबसे पहले लिखना है दिस वर्क। अब डू ने बता दिया कि ये प्रेजेंट है, मौजूदा काम है। अब इसको आपने किस तरह करना है, दिस वर्क। अब यहाँ पर आपने 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने होते हैं प्रेजेंट में, इज़, एम, आर। ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर बेस करेंगे कि जो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है या जो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनने जा रहा है उसके हिसाब से। अब जो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन रहा है वो सिंगुलर है, ठीक है। दिस वर्क तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, इज़। दिस वर्क इज़। डू की थर्ड फॉर्म क्या है, वेरी गुड, डन। दिस वर्क इज़ डन। और ये एक लाजमी चीज़ है, कंपल्सरी है कि आपने बी वाई ज़रूर लिखना है, बाय मी। दिस वर्क इज़ डन बाय मी, रूल के साथ चलें। अब ये क्या था हमारा, दिस वर्क क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये इज़ डन क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर डू है तो हमने डू को प्रेजेंट में करने के लिए हमने क्या किया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हुए, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ डन जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है। और फिर ये बाय आएगा और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है जो एंड में चला गया। ये है एक फार्मूला जो बहुत ही आसान है, आपने जहन में रखना है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये तरीक़ाकार है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हुए आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है हमेशा, और बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, यानी किसके ज़रिए, वो कह रहा है कि मैं ये काम करता हूँ। अब यहाँ पर मतलब क्या हो गया, ये काम मुझसे, बाय मी, मुझसे किया जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब आपके जहन में एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये रूल्स जो लिखे हुए हैं हम इनको पढ़ते चलते हैं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आप देखें एक आपको चार्ट बनाया हुआ है कि सब्जेक्ट ज़ोया है, यानी काम करने वाली कौन है, ज़ोया। वर्ब क्या है, ओपनड। और ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो। अब ये पास्ट का आ गया। अब यहाँ पर पास्ट में उन्होंने क्या किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कॉन्टीन्यूस टेंस में प्रेजेंट के लिए आप ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए आपके वॉज और वर होते हैं। बिल्कुल वही रूल्स हैं जो आपके कॉन्टीन्यूस टेंस के थे, उसमें आपने पास्ट के लिए हमेशा वॉज और वर यूज़ किया, और फ्यूचर के लिए आप क्या यूज़ करते रहे, बी, शैल बी और विल बी। अब यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने वहाँ पर आईएनजी इस्तेमाल किया था, यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको रूल्स पढ़ने होंगे, पेज नंबर 75, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। रूल नंबर 1, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन एक्टिव वॉइस क्या बन जाता है, बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बन गया, जो ऑब्जेक्ट था, और बाकी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। देखें कितना फ़र्क आ गया ना। यहाँ पर बस आपने ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन जहन में नहीं रखनी, सिंपल आपने ये देखना है कि जो जुमला आपको सीधे मायने दे रहा है वो एक्टिव वॉइस है, और अगर आपने बाय का लफ्ज़ देखा, ये छोटी सी निशानी है बाय, बी वाई बाय देखा, तो आपने समझ जाना है कि ये पैसिव वॉइस है। उसके बाद क्या समझना है आपने कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स लगे हुए हैं ये कौन से हैं, प्रेजेंट हैं, पास्ट हैं या फ्यूचर हैं। इसको तो आप बिल्कुल टेंशन ही ना लेना, इसको तो आपने करना ही हमेशा थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसको तो आपने छेड़ना भी नहीं है, इसको आपने सिवाय थर्ड फॉर्म के यूज़ ही नहीं करना। तो जब आपने ये देख लेना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, जो भी है, आपने प्रेजेंट में बात करनी है, पास्ट में बात करनी है, फ्यूचर में, तो आपने ये देख लेना है कि आपने क्या लगाना है। तो इससे फिर आपको पता चल जाएगा कि जुमला आपने बाय से अगर देखा है तो इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है। अब यहाँ पर
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। नीचे दिए हुए जुमलों को पैसिव वॉइस में तब्दील करें। अब मैं आपसे ही कहूँगी कि आपने ही इसको तब्दील करना है और बहुत अच्छे तरीके से तब्दील करना है और साथ साथ समझना भी है। अब समझने की जो चीज़ होती है ना बेटा, उसके लिए आपको तवज्जो चाहिए होती है, आपकी कंसंट्रेशन चाहिए होती है। आप मेरा ये पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है ना, जब आप बिल्कुल रिलैक्स हों और आपका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा हो ना पढ़ने का, आप तब सुनिएगा। पहला है हमारा, वाटर और लैंड पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। अब वो क्या कह रहा है कि पानी और ज़मीनी आलूदगी मनफी असरात मुरतब करते हैं माहौल पर। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें वाटर और लैंड पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है ये इस वक्त ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, द एनवायरनमेंट द एनवायरनमेंट, ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट था जो हमारा अब क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, द एनवायरनमेंट इज अब एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, इज। द एनवायरनमेंट इज एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, एडवर्सली अफेक्टेड। अब यहाँ मैंने कौन सी फॉर्म यूज़ की है, थर्ड फॉर्म। एडवर्सली अफेक्टेड बाय, किसके ज़रिए, बी वाई, बाय वाटर और लैंड पॉल्यूशन। अब मैं आपको इसका अलहदा पोस्टमार्टम करके दिखाती हूँ, पॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर इज़ इसलिए लगाया क्योंकि ये अकेला है एनवायरनमेंट, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया। एडवर्सली, बुरे तरीके से, अफेक्टेड, ये आ गया हमारा मेन वर्ब। और कौन से फॉर्म में आया, थर्ड फॉर्म में। ठीक है, थर्ड फॉर्म में। और फिर बाय ने बता दिया कि ये हमारा पैसिव वॉइस है और ये हमारा सब्जेक्ट था जो कि क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ये है सारा कुछ। ठीक है, ये तो एडवर्ब है ना, एडवर्सली एडवर्ब है, इसकी कोई इसमें बीच में नहीं है, ये तो उसकी खसूसियत है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो ये देखिए कि क्या जुमला बन गया, द एनवायरनमेंट इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय वाटर और लैंड पोल्यूशन। दूसरा है, पॉइजनस गैसेस अफेक्ट प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ ह्यूमन लाइफ जो है ये ऑब्जेक्ट है जो कि क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ, दो चीज़ें आ गई। तो कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यहाँ पर, आर, और फिर इसके साथ क्या आ जाएगा, दोबारा से अफेक्टेड। अब आप खुद बनाएं जी। प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ आर अफेक्टेड बाय पॉइजनस गैसेस। दोबारा बोल देती हूँ, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ आर अफेक्टेड बाय पॉइजनस गैसेस। नंबर 3, नॉइज़ प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। शोर बहुत से नुकसानदेह असरात मुरतब करता है। अब यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, सेवरल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, सेवरल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड
बाय नॉइस। प्रोड्यूस की थर्ड फॉर्म प्रोड्यूस, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड आ जाएगी किससे? बाय नॉइस। दोबारा बोल देती हूँ, सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉइस, फुल स्टॉप। अगला है नॉइस डिस्टर्ब्स स्लीप। अब ये जो वर्ड डिस्टर्ब्स नज़र आ रहा है ना आपको, डिस्टर्ब्स, इसने बता दिया कि ये प्रेजेंट टेंस है। किसके लिए आया है? ये स्लीप के लिए, और स्लीप जो है ये सिंगुलर नाउन है और इसीलिए इसके साथ ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डिस्टर्ब्स, स्लीप, डिस्टर्ब्स स्लीप। अब यहाँ पर नॉइस डिस्टर्ब्स स्लीप। अब कौन डिस्टर्ब कर रहा है? नॉइस, और नॉइस क्या है? सिंगुलर नाउन है। नॉइस सिंगुलर नाउन था, ठीक है। इसने इसको बता दिया कि जी ये प्रेजेंट का जुमला तुमने बनाना है, तो इसलिए डिस्टर्ब के साथ डिस्टर्ब्स आ गया। नॉइस डिस्टर्ब्स स्लीप, तीन वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इस एस ने बताया है कि ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे और प्लस क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म। किसकी थर्ड फॉर्म? जी इसी की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड। जुमला क्या बन जाएगा? स्लीप इज़ डिस्टर्ब्ड बाय नॉइस। स्लीप इज़ डिस्टर्ब्ड बाय नॉइस। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी डिस्टर्ब्ड। स्लीप इज़ डिस्टर्ब्ड बाय नॉइस। नंबर 5, डायरेक्ट सीवेज इनटू रिवर्स कॉजेज कॉलरा एंड टाइफाइड। अब टाइफाइड और कॉलरा पैदा हो रहे हैं, सीवेज जो है वो कॉलरा और टाइफाइड पैदा कर रहा है। अब मैंने ये कहना है कि टाइफाइड और कॉलरा पैदा हो रहे हैं सीवेज से, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाना है, क्या करेंगे? कॉलरा एंड टाइफाइड पहले लिखेंगे। कॉलरा एंड टाइफाइड जी आर कॉज्ड बाय डायरेक्ट सीवेज इनटू रिवर्स। दोबारा बोल देती हूँ, कॉलरा एंड टाइफाइड आर कॉज्ड बाय डायरेक्ट सीवेज इनटू रिवर्स। तो ये थे आपके वो एक्टिव वॉइस जो आपने पैसिव वॉइस में तब्दील किए। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये सब चीज़ें जो आपको आएंगी वो प्रैक्टिस के साथ आएंगी। आपने इसको समझना है, बार बार रिवाइज़ करना है, ख़ुद से जुमले लेने हैं और उनको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। मेक श्योर कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं यहाँ पर आप बार बार उनकी प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए, या ऐसा कोई अगर मसला है तो आप राब्ता भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप घबरा जाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं जी जिस तरह मैम ने कहा है हम वैसे लिख के ले जाएंगे, तो कभी भी आप नहीं सीख सकेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए बिल्कुल मत वरीड होइएगा, ये एक स्पेशल लेक्चर होगा आपका, और अब अपकमिंग आपका जो वीडियो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे ही इंशाल्लाह बेस करूँगी। तो आपने आज जो भी मैंने पढ़ाया उसकी रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से और बार बार उसको समझना है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। आपने इसको समझ के पढ़ना है, इसकी वर्डिंग को सही प्रोनाउंस करना है और आपने इसके तमाम बुक के सवालात और इससे रिलेटेड बुक वर्क को अपने जहन में बिठाना है। और ख़ास तौर पर ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की आपने प्रैक्टिस करनी है। कीप लर्निंग और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी पढ़ाई के लिए वक्त ज़रूर निकालिएगा, अपना टाइम वेस्ट ना करिएगा और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।